आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे, सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए। करवाई जा रही है, वो हमारे खिलाफ उनकी इस्तेमाल हो रहे हैं, हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? हम मदरसे में कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कुरान में जितने जहाद की आयात हैं हम तो जज्बा दे रहे हैं अच्छा। जहाद का, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारी रियासत को इन्होंने जहाद का जो टॉपिक है बिल्कुल ही बैकग्राउंड पे ले आए। ये टॉपिक हमें क्यों, क्या एजेंडा ये है कि अमेरिका का एजेंडा ये है, इसराइल का एजेंडा ये है कि हमें जहाज से दूर कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह का कानून ये है जहाज क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। कि पाकिस्तान अपना मिसाइल्स वगैरह जो उनसे है वो ईरान को देगा ताकि ईरान इसराइल पे कर सके। सबसे पहले तो क्या करें और? बच्चे डरते हैं। हाँ पर डरते नहीं, मुसलमान ये सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें और? एक लड़का हमारा भांजा वही मुसलमान बना हाँ, के वो निकलेगा। मैंने हाँ, पहला वीडियो पोस्ट किया। हाँ वो आपके ही परिवार में हाँ हमारे परिवार में। तो अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। फिर क्या करें और? ये मुसलमान इलाका है, हमारा तो इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। जी हाँ। तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहाँ पर? क्यों नहीं बुलाएंगे? ये कैसी खेती बाड़ी इधर पे करते हैं, ऐसी खेती। पाकिस्तान टीम का भी और पाकिस्तानी लोगों का भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। इनकी सोच ने फिर बता दिया है कि हम घटिया हैं, हमारी वही थर्ड क्लास सोच है, हमने वही तहजीब से बाहर आगे बातें करनी है। इसके ऊपर जो डिस्कस करते हैं, अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो आपको पता है कि आपने ईरान कब करेगा भी या नहीं, कर सकता भी है या नहीं? आज मेरा मुसलमान एक कोक नहीं छोड़ रहा, तो मैं कैसे दावा कर सकता हूँ कि जनाब वो हथियार लेके बाहर निकलेगा? मैं अपने पेट की खातिर एक कोक नहीं छोड़ रहा, अपने पेट की खातिर मैकडॉनल्ड का खाना नहीं छोड़ रहा, KFC नहीं छोड़ रहा, तो मैं किस सतह पे पहुंचा हूँ? आपने बोला कोक छोड़ दें, एग्जाम्पल के तौर पे छोड़ दी, फिर तो हमें अमेरिका से IMF से पैसे लेने भी छोड़ने चाहिए, क्योंकि अमेरिका और इसराइल तो एक ही है ना, मतलब इस मामले में इकट्ठे हैं। तो फिर वो क्यों नहीं खाली कोक छोड़ दें लेकिन IMF से पैसे ना छोड़ें? जो अरब ममालिक है ना, वो तो ऐसे जैसे बिल्कुल ठंडा पानी पी के बैठ गए हुए हैं। अच्छा। उनसे तो हमें कोई तवक्को नहीं है कोई वो मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, ठीक है। अरब जो उनसे इस्लाम उधर से आया है, इस्लाम उधर से आया था, लेकिन अब वो अपनी अय्याशियों में पड़ गए हैं। अच्छा। पैसों की वजह से, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं। आपने देखा होगा साल डेढ़ पहले इस सऊदी अरब ने इसराइल के जहाज को इजाजत दी कि वो ऊपर उनकी सरहद यूज कर सके। ठीक है। जज्बे की बात ऐसी है कि जब जियाउल हक जी वो इंडिया में मैच देखने गए थे, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, अच्छा। वहाँ देखने गए थे। ये 88 से पहले की बात है, सन 84 या 85 की बात है। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि इनका जनरल, इनका सदर हमारे मुल्क में देख रहा है, ये यहाँ मसरूफ है, हम इन पर अटैक कर दें। यानी इंडिया वालों ने ये सोचा? जी। अच्छा। उनके जनरलों ने या उनकी हुकूमत ने सोचा कि हम अटैक कर दें। तो हमारे ज़िया साहब ने ये कहा था, हमारे पाकिस्तान लीडर ने, कि आप ये जो सोच रहे हैं ना, ये गलत है। हमारे पास ऐसी कौम है, तुम्हारे को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान जिसकी पाकिस्तान के साथ चपकलश होती है। और डेफिनेटली वो इस वजह से थी क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो है वो पुराने, क्योंकि जब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश अलग हुए थे, उस वजह से जितनी भी हुकूमतें उनकी आई हैं बांग्लादेश की, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इक़्तिदार है वो शेख हसीना वाजिद का रहा है, तो उसने हमेशा से इंडिया का साथ दिया और इंडिया से सपोर्ट ली है। वो सबसे मेन वजह ये है कि वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जितने भी आइडियालॉजी हैं सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, और हमेशा उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान में ही क्यों था? वो क्या वो पाकिस्तान का एजेंट था? क्या वो जब उसका कत्ल हुआ, जब उसको अमेरिका ने मरवाया और वो पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद के अंदर मौजूद था, तो क्या अब हम ये सोचेंगे क्या कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट था? नहीं, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। इसी तरह से कौमों के बहुत सारे मफादात होते हैं। अगर आप रज़ा शाह पहलवी की एग्जाम्पल लें, जो कि ईरान के जो बादशाह होते थे, जब वो भी उनके खिलाफ भी इनकलाब आया तो वो भी फ्ली करके वेस्ट में चले गए। 1947 के बाद हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान में मदाखलत की है, और जो लगता है 1971 में हमारा वाक़या हुआ था, ये बांग्लादेश के दोबारा टूट के जो बना पाकिस्तान से अलहदा होके, लेकिन इसमें जो भी हक़ाइक़ थे, और एक तो ये था कि वहाँ की यूथ को कोई ख़ास बेनिफिट नहीं दे रहे थे, वो एक ही ख़ानदान को यानी कि पालने की कोशिश में थे। तो इस वजह से लगता तो यही है कि पाकिस्तान की ये उस वक्त भी कुछ 1971 में भी इनका हाथ था कि जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को तोड़ा था। शेख हसीना वाजिद जो थी वो बड़ी जालिम हुक्मरान थी। अच्छा। उसने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए लोगों को फांसियाँ दी, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ को जो है वो इबरत का निशान बनाया, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना उसने सज़ाएँ दी। लेकिन आखिरकार ऐसा ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पब्लिक के अंदर जो था वो गुस्सा वो बढ़ता गया, तो आखिरकार उन्होंने जो है वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हसीना वाजिद क्यों गई बांग्लादेश?
बांग्लादेश से वापस वो क्यों इधर आए इंडिया में? जो आज का सवाल आपका ये जवाब है। इस तरीके से तो ये जाहिर करता है कि वो इनके वालिद साहब थे जो उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी का इख्तियार किया। नायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर मनाजिर नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। शेख हसीना अपनी बहन के साथ जो है फरार हो चुकी है। उन्होंने वजीर आजम की पद से इस्तीफा दे दिया और इस वक्त वो इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया वो सेफली लैंड कर चुकी है और यहाँ से खबरें ये सुनने में आ रही हैं कि शेख हसीना जो है लंदन जाएंगी और वहाँ पर जो है जाइलम अप्लाई करेंगी। दोस्तों सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ हिंदू भी मौजूद है। क्या ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है क्या ये मजहबी टच इख्तियार कर सकती है? क्या 1.5 करोड़ जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर मौजूद है क्या उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है? इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन हिंदुओं का क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट होता है, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसी तहरीरें चलती है, जैसे जमात इस्लामी की बात करें, जमात इस्लामी को भी शेख हसीना ने हालात के देखते हुए उनको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया था कि जमात इस्लामी जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी इलेक्शन से पहले। लेकिन आज ये सवाल ये पैदा हो रहा है, जो बहुत बड़ा थ्रेट है, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत तवील एक दूसरे के साथ जो है लिंक करता है और बीएसएफ ने भी आज वार्निंग जारी की है कि जो हिंदू हैं वो ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखें, घरों से बाहर ना आ जाए। तो ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीर है और आर्मी का टेक ओवर करना और शेख हसीना का मुल्क से फरार हो जाना, इसके अंदर हिंदू कितने ज़्यादा जो है सेफ है, ये उनको कितना ज़्यादा थ्रेट हो सकता है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने ना मुझे सुकून से इस पे ना डिटेल में बात करने का मौका देना है। मैं चलता हूँ थोड़ा सा प्रीवियस टाइम के ऊपर। जब ये स्टार्ट होता है तो ये मसला बनता है एक केस से, और केस होता है कि जी कोटा, एक होता है फ्रीडम फाइटर का कोटा और एक उनको बोलते हैं कि ये रजाकार थे। ठीक हो गया जी। अब वो क्या है कि फ्रीडम फाइटर के कोटे में इतने लोगों के लिए जॉब्स रखी जाती थी कि जो उनमें नहीं आता उनको सर्वाइव करना पड़ता था कि ये मसला है, ये मसला है जी। 10 सीटें हैं तो 7 तो फ्रीडम फाइटर को चली गई, 3 में अब 50 बंदा एडजस्ट कर लो। तो इस यहाँ से वो मसला उठा, सुप्रीम कोर्ट तक गया। जाने से पहले आपका यहाँ कुछ नहीं बचेगा इंडिया तो वो इंडिया वहाँ डर के बैठ गया था, ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कारगिल की जो वार हुई वो तो हम हारे। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ईरान में हमास के लीडर के ऊपर के बाद खबरें ये आ रही थी, पाकिस्तान के सोशल मीडिया हो, खासतौर पे मुस्लिम कंट्रीज के मीडिया पे ये खबरें आ रही थी कि ईरान कुछ ही घंटों में, फिर खबर आई कि 1 दिन में 2 दिन में इसराइल के ऊपर करेगा। उस बात को गुजरे कई दिन हो गए लेकिन ईरान की तरफ से नहीं हुआ। फिर अब खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान अपने मिसाइल ईरान को देगा ताकि वो ईरान इसराइल के ऊपर कर सके। अब पाकिस्तान के मिनिस्टर ने इस बात को इनकार कर दिया कि भाई हम इसराइल के अगेंस्ट ईरान को या किसी भी कंट्रीज को अपने मिसाइल नहीं देंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, एक साइड पे हम ये कहते हैं पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज एक हैं, पूरी मुस्लिम उम्मा एक है, दूसरी साइड पे हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं नजर आता। और दूसरे नंबर पे क्या समझते हैं जो इस टाइम सिचुएशन बन चुकी है इसराइल और हमास की, इसराइल और फलस्तीन की, इसका हल पीस। यूट्यूब के ऊपर या आपने सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज सुनी होगी वन कि आज पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें पाकिस्तान टीम में मैच फिक्सिंग चल रही है। मैच फिक्सिंग चल रही है भाई, मैच फिक्सिंग भाई। और ये मैं कोई अपने आप से कोई हवा से उड़ी बात आपको नहीं बता रहा, ये बात शान मसूद जो पाकिस्तान की रेड बॉल का कप्तान है उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात ये क्वेश्चन किया गया और आपने वैसे भी यूट्यूब के ऊपर ये देखी होगी कि पाकिस्तान टीम में मैच फिक्सिंग हो रही है और किसी को नहीं पता। आप बताता हूं कि हो क्या रही है, असल में मुद्दा आ गया। और उसके बाद अभी मैं देख रहा हूं सुबह से या कल से, उम्मीदन सुबह से मैं देख रहा हूं कि जब से अरशद नदीम पाकिस्तान वापस आया है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले या पाकिस्तानी कुछ लोग जो नफरत फैलाते हैं भाई, वो यही बात करते नजर आ रहे हैं कि जी इंडियन एथलीट्स की पुअर परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक्स में और हम देखो रैंकिंग्स में किधर हैं और इंडियन रैंकिंग्स में किधर है। उधर पे करेंगे क्यों नहीं बुलाएंगे? सारा दिन अभी तक हमने खाने भी नहीं किया है। सुबह गए 300 रुपए दिहाड़ी पे। ये इनके हाथ अगर दिखाएं, ये दिखाओ जरा, अपने हाथ ऐसे दिखाओ, ये देखें कैसी हालत है। अभी तक हमने खाने भी नहीं किया और ये पाँव से माजूर भी हैं। और इनका कहना है कि अगर खेती बाड़ी यहाँ करते हैं तो यही खेती बाड़ी वहाँ करेंगे लेकिन बच्चे महफूज होंगे। हाँ, वहाँ पे सही होंगे, इधर पे नहीं हम रहेंगे।
इधर नहीं रहना नहीं रहना चाहते ये। हैं। और ये जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाएं, हमने यहाँ नहीं रहना। नहीं रहना बस। हाँ। हाँ कि ये ट्रेन खोल दे, हम इंडिया चला जाए बस। यहाँ हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है, बस ये ट्रेन खोल दे, हम अपने गांव चले जाएं, वहाँ हमारे को कोई टेंशन नहीं। वहाँ पे कहाँ जाना चाहते हो? इंडिया जाना चाहते हैं। इंडिया जाना जी हाँ। यहाँ से क्यों निकल रहे हो? मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप कौन है हमारा? मैं हूँ आपकी, बाकी सब है आपके। कोई भी नहीं है हमारा। मजदूरी करते हैं तो मजदूरी मिलती नहीं है, काम करते हैं तो पैसे मिलते नहीं है। आपको सारा दिन मजदूरी के पैसे भी नहीं देते? नहीं मिलते हैं, टाइम पे नहीं मिलते हैं। इनको इनका राशन पकड़ा दो। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब नहीं मिल। सुबह से खाना नहीं खाया हुआ है, क्या करें? हाँ, तो अब ये खाना बना के खाओ। और यहाँ पे अभी तो खाएंगे हम। अब खाएंगे? जी हाँ। क्योंकि यहाँ डर है, हम तो गाड़ी ले रोड पे नहीं निकल सकते, पता नहीं कब घर लौटे, क्या हो गया क्या नहीं होगा, वो हमको ही नहीं पता होता। सिंध में तो बहुत हिंदू रहते हैं, सिंध में भी डर लगता है। डर है ना, हमारा यहाँ कौन है? कोई है सुनने वाला? ये 2 साल से आप आ जाए हो, आप आपने ये इंटरव्यू हो रहा है, कोई भी नहीं कोई आता भी नहीं ना आ रहा यहाँ है, कोई भी नहीं आता।